हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है इलेक्ट्रिक करंट, वर्क, एनर्जी, पावर और वोल्टेज। और इससे आने वाली वीडियोस में हम इसके रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं इंपॉर्टेंट वो पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आए। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट। तो आइए इसको देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इट इज़ डिफाइंड एज द चार्ज, जिसको कि हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब चार्ज को हम Q लिखते हैं। फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, कि कितने टाइम में चार्ज जो है वो कितना फ्लो कर रहा है, उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इक्वल होता है I इज इक्वल टू Q अपॉन T। I मतलब करंट, I को हम करंट बोलते हैं, Q को हम चार्ज बोलते हैं और T रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। तो I इज इक्वल टू Q अपॉन टाइम। करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। अच्छा, ऐसे यूनिट्स क्या होते हैं करंट के? तो ऐसे यूनिट्स करंट्स के होते हैं एम्पेयर, और इसको हम एम्पेयर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ होता है करंट को मेज़र करने के लिए, वो कौन सा होता है इंस्ट्रूमेंट? वो होता है एनीमोमीटर। कौन सा? एनीमोमीटर। करंट की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। अब नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे होती है वो मैं बताती हूँ। यहाँ पे ये देखिए, अब ये जो मैंने क्या बोला, कहाँ से होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव। अब ये देखो, ये एरो यहाँ से है ना, तो ये करंट यहाँ नेगेटिव से गया पॉजिटिव से, है ना, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है नेगेटिव से। ये यहाँ से जाकर यहाँ से वापिस आएगा, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। ठीक है। चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। ये मैंने इसीलिए डाली ये लाइंस, ताकि हो सकता है एमसीक्यूज में आपसे पूछ लें तो आपको पता हो। दैट्स। नेक्स्ट देखते हैं अब इसका ओम्स लॉ। है तो नहीं ये आपके टॉपिक में, जो आपका सिलेबस था उसमें ओम्स लॉ लिखा नहीं था, बट क्या पता, क्योंकि करंट से रिलेटेड है, ये वोल्टेज आपका है टॉपिक, उससे रिलेटेड है, तो हो सकता है वो कुछ पूछ ही लें इससे। तो एक बार देख लेते हैं ओम्स लॉ को भी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करंट क्या बोलते हैं ओम्स लॉ? कि जो करंट फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके पोटेंशियल डिफरेंस से। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं और करंट को हम I से। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है कि I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के। मतलब अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो हमारा करंट भी इंक्रीज़ करेगा। ठीक है ना। और अगर करंट इंक्रीज़ करेगा तो वोल्टेज भी इंक्रीज़ करेगी। अगर वोल्टेज कम है तो करंट भी कम होगा, करंट कम है वोल्टेज भी कम होगी, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हमारे घरों में क्या होता है, वो वोल्ट मीटर लगा होता है, हम वहाँ से वोल्टेज को बढ़ाते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। तो जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, हमारे घर की जो लाइट है वो भी बढ़ जाती है, मतलब करंट जो है वो भी इंक्रीज़ कर गया। तो यही बोलता है ओम्स लॉ। आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, तो बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और वी इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो हम आर लगाते हैं। आर मतलब रेजिस्टिविटी। ठीक है। तो आर यहाँ से क्या निकला? वी अपॉन आई, और आई की वैल्यू वी अपॉन आर निकली। इसको याद रखना। अच्छा, रेजिस्टिविटी की बात आई है तो थोड़ा सा बता देती हूँ आपको रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस क्या होते हैं? ऑब्स्टेकल्स। लाइक हम एग्जांपल लेते हैं कि पहले वो लगाए होते थे ना, हीटर लगाए होते थे घरों में, कॉइल वाले हीटर होते थे। तो उसमें क्या होता था, अगर कॉइल कहीं से टूट जाती थी तो उसको हम क्या करते थे, जो कॉइल है उसमें जो स्प्रिंग लगे होते हैं कॉइल के, उसको लंबा करते थे, खींचते थे और उसको जोड़ देते थे। जैसे जैसे वो कॉइल के जो टर्न्स है वो कम होते जाते थे, जो हमारा क्या हीटर है वो ज़्यादा ग्लो करता था। क्यों? क्योंकि अगर रेजिस्टेंस कम होगी, मतलब ऑब्स्टेकल्स कम होंगी, तो करंट ज़्यादा होता है। ठीक है। तो रेजिस्टेंस मतलब ऑब्स्टेकल्स। अब आगे देखते हैं क्या है। हाँ, अब ये है सर्किट डायग्राम। ये सर्किट डायग्राम आपके ओम्स लॉ की है। इसमें देखते हैं, ये है ए, मतलब क्या लगा है, ये एनीमोमीटर लगा है। ठीक है ना, करंट को मेज़र करने के लिए। आर रेजिस्टेंस है, फिर ये यूज चैट है, ये की लगाई है, और ये बैटरी लगाई है, और ये आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है। अब इसमें एक बात याद रखना, ये क्या लगा है? वी वोल्ट मीटर लगा है। और किसी भी सर्किट में जो वोल्ट मीटर है वो हमेशा पैरेलल में लगता है। पैरेलल में मतलब ये देखो, ये एनीमोमीटर यहाँ लगा है, रेजिस्टेंस यहाँ लगा है।
अगर ये बोल्ट यहाँ लगा होता तो हम बोलते हैं कि ये सीरीज़ में लगा है, लेकिन ये हमेशा पैरेलल में लगता है। तो याद रखना, ये पूछ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वोल्ट मीटर जो है वो हमेशा पैरेलल में लगता है किसी भी सर्किट के। अब एक और बात, जो ओम्स लॉ होता है उसका जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी वैसे वैसे करंट भी इंक्रीज करेगा, तो इसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, याद रखना। नेक्स्ट है वर्क, पावर और एनर्जी को हम स्टार्ट करते हैं। पहले है वर्क। वर्क क्या होता है? वर्क इज सेड टू बी डन। वर्क को हम बोलेंगे कि कोई काम कब हो रहा है, जब जो हम फोर्स लगा रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, उस फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है कुछ डिस्टेंस तक, ठीक है ना। जैसे ये ऑब्जेक्ट है आपका, आपने इसको क्या किया, फोर्स लगाई, फोर्स लगाने की वजह से ये ऑब्जेक्ट मूव कर गया थोड़े डिस्टेंस तक, ठीक है ना। तब हम बोलेंगे कि क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। जो वर्क होता है वो फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस के इक्वल होता है। W मतलब वर्क, F फोर्स और S डिस्टेंस। ऐसे यूनिट्स होते हैं वर्क डन के, वो होते हैं जूल्स। और जो वर्क डन है मतलब वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है और इसके ऐसे यूनिट्स क्या होते हैं, जूल्स होते हैं। हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लें कि जो वर्क है, वर्क डन जो है वो कौन सा प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है या क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो जो वर्क डन होता है वो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है। याद रखना ये कि वर्क डन हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है रियल में, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है इसका रियल में, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। अब ये देखिए, अगर तो हमारा वर्क डन जो है वो क्या हो रहा है, मतलब थीटा अगर हमारा कितना है, अगर थीटा हमारा 0 डिग्री है, ठीक है ना, थीटा हमारा 0 डिग्री है, मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ये फोर्स लगी, ये डिस्टेंस, वर्क डन हुआ, 0 डिग्री है अगर थीटा, तो हमें पता है कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो हमारा वर्क क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, मतलब तब हम बोलेंगे कि वर्क डन जो है वो कैसा हो रहा है, पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है। कैसा? पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है। अगर तो हम यहाँ पे थीटा अगर आ जाए 90 डिग्री, ठीक है ना, तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो वर्क डन जो है वो हमारा कैसा हो रहा है, कोई वर्क डन हो ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू 0 आ रही है। 0 मतलब नो वर्क डन। अगर यहाँ पर थीटा की वैल्यू आ जाए 180 डिग्री, ठीक है ना, अगर 180 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री आ जाए तो उस टाइम क्या हो रहा है, कॉस थीटा, कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, मतलब जो हमारा वर्क डन हो रहा है वो नेगेटिव में हो रहा है, ठीक है। तो याद रखना कि कॉस थीटा 0 होगा अगर, तो पॉजिटिव वर्क डन, कॉस थीटा 90 होगा तो नो वर्क डन, एंड द लास्ट इज कॉस थीटा अगर 180 होगा तो नेगेटिव वर्क डन होगा, याद रखिएगा इसे। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, इट इज़ अ कैपेसिटी टू डू वर्क। किसी भी काम को करने के लिए जो कैपेसिटी होती है, जो ताकत लगती है, वही होती है हमारी एनर्जी। एनर्जी जो है वो ना ही कभी क्रिएट होती है और ना ही कभी डिस्ट्रॉय होती है, बस वो एक फॉर्म से चेंज होकर दूसरी फॉर्म में चली जाती है। और इसी को एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। याद रखिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि एनर्जी कभी क्रिएट नहीं होगी, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, लेकिन वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से इसी के रिलेटेड एक और है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो वो क्या बोलता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास ना ही क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा, लेकिन वो भी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाएगा। उसी तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है एनर्जी ना क्रिएट होगी ना डिस्ट्रॉय होगी, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी। जो ऐसे यूनिट्स होते हैं एनर्जी के वो क्या होते हैं, सेम जो वर्क के होते हैं, मतलब जूल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, एनर्जी ना क्रिएट होगी ना डिस्ट्रॉय होगी लेकिन चेंज हो जाएगी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। इसकी एग्जांपल्स क्या है, लाइक आपने एक निडल पकड़ी हुई है, ठीक है। निडल जब आपने पकड़ी तो आपने, चलो छोड़ो निडल रहने दो क्योंकि उसकी इतनी साउंड नहीं आएगी। बॉल पकड़ी आपने, ठीक है। जब आपने बॉल पकड़ी थी वो रेस्ट में थी, ठीक है। जब वो रेस्ट में थी फिर आपने उसको थोड़ा घुमाया हाथ में ही, तो वो मोशन में आ गई, मतलब काइनेटिक एनर्जी आ गई उसमें। जब आपने उसको नीचे फेंका, ऊपर से नीचे फेंका,
तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी थी, क्योंकि हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी होती है। वहाँ से जब आपने नीचे फेंका तो जब वो नीचे गिरी तो वहाँ पे आपको आवाज़ आएगी, तो वो साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, ठीक है ना। तो एनर्जी ना ही हमने क्रिएट की ना डिस्ट्रॉय की, बस वो चेंज हो गई काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी से साउंड एनर्जी में, एंड आगे सो ऑन, ठीक है। आगे क्या है, टाइप्स हैं एनर्जी की। तो एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, ठीक है ना। मैकेनिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ऐसे ही। अच्छा, इंपॉर्टेंट जो एनर्जीज हैं इसमें, लाइक काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जो हम अभी डिस्कस कर लेंगे। मैक्सिमम तो आपको पता भी होंगी इनमें शायद, ठीक है। जैसे ग्रेविटेशनल एनर्जी की हर चीज़ को अपनी तरफ पुल करने की जो एनर्जी होती है, कि अर्थ के पास एक एनर्जी होती है जो हर चीज़ को अपने पास अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो वो ग्रेविटेशनल एनर्जी होगी। थर्मल एनर्जी जो हीट की वजह से होती है, लाइक आपके हाथ ठंडे होते हैं जब, तो आप उसको क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ फ्रैक्ट करते हैं, लाइक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है उसमें। क्यों? क्योंकि जो हाथों में एटम्स होंगे वो एक दूसरे के साथ जब फ्रिक्ट होंगे तो उसमें हीटअप हो जाएंगे ना वो, तो उसकी हीटअप होने की वजह से आपको अपने हाथों में गर्मी महसूस होगी, वो थर्मल एनर्जी, ठीक है। तो इसी तरह से ये हम पढ़ लेते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को आगे। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी दैट ऑब्जेक्ट्स पोजेस ड्यू टू देयर मोशन, जो मोशन की वजह से होती है, ठीक है ना। क्या इसकी एग्जांपल्स हम आगे देख लेते हैं, इसका फार्मूला देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ ऑफ एम बी का स्क्वायर, एम मतलब मास और वी होती है वेलोसिटी, ठीक है, और के ई काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अब इसकी एग्जांपल्स देखने से पहले हम पोटेंशियल एनर्जी को देख लेते हैं, फिर इसकी एग्जांपल समझते हैं। अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सेम चीज़ है, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल क्यों लगाया हमने, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला देख लो, एम जी एच लिखा है ना, जी लिखा है, तो जी मतलब ग्रेविटी, तो वहीं से ग्रेविटेशनल लाया ना। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जो पोजीशन की वजह से लगती है, उसी को हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब पोजीशन की वजह से लग रही है तो अर्थ की सरफेस के ऊपर वो थोड़ी हाइट होगा ना वो ऑब्जेक्ट, तो अर्थ की हाइट पे होगा, मतलब अर्थ से थोड़ी हाइट पर होगा, तो वहाँ पे ग्रेविटी भी लग रही होगी, दैट्स वाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आया। इसका फार्मूला क्या होता है, एम जी एच, एम मास, जी ग्रेविटेशनल फील्ड, एच हाइट, ठीक है, और ई पी यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखा हुआ है। एग्जाम्पल क्या है इसकी, ये गर्ल जो है कुछ हाइट पर खड़ी है, हाइट पर खड़े होने की वजह से ये देखो यहाँ पे जी भी लगा है, ठीक है ना, ग्रेविटी लग रही है। अब ये लड़की यहाँ हाइट पे खड़ी है तो इसमें कौन सी लग रही है, पोटेंशियल एनर्जी लग रही है। जब इसने इस बॉल को फेंका तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है अब किस में, काइनेटिक एनर्जी में। क्यों? क्योंकि पहले वो पोजीशन पे थी पोटेंशियल एनर्जी, अब वो क्या होगी, वो बॉल पकड़ी थी ना उसने, जब उसने बॉल फेंकी तो वो जो बॉल है वो अब क्या मोशन में आ गई, मोशन के आने की वजह से उसमें काइनेटिक एनर्जी लग गई। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से क्या हो रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये साइक्लिस्ट जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मोशन में है, तो काइनेटिक एनर्जी। जब ये ऊपर पहुँच गया, अब ये कुछ हाइट पर पहुँच गया, जब ये हाइट पर पहुँच गया तो इस पर पोटेंशियल एनर्जी, अब ये फिर वापस आ रहा है तो फिर काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि मोशन में आ रहा है वो। नेक्स्ट है पावर। पावर क्या होती है, एनर्जी और पावर में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, क्योंकि एनर्जी भी ताकत, पावर भी ताकत, हम तो यही बोलते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंस है फिजिक्स में, वो देख लेते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज अ रेशो, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ वर्क डन इन अ यूनिट टाइम और द रेशो ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ यूनिट टाइम, कि कितना वर्क डन हो रहा है कितने टाइम में, उसको हम बोलेंगे पावर। और कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है कितने टाइम में, वो भी पावर ही होगा। ऐसे यूनिट होते हैं जो पावर के, वो होते हैं वाट, ठीक है। पावर यहाँ पर लिखा है रेशो, पावर एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम, और एक और है पावर वर्क डन अपॉन टाइम, दोनों सेम चीज़, क्योंकि एनर्जी लगेगी तभी तो वर्क डन होगा, इसीलिए ये दोनों इसकी डिफाइंस हैं। अच्छा, पावर के यूनिट्स वॉट होते हैं, ठीक है, ऐसे यूनिट्स पावर के वॉट होते हैं। अब वॉट क्यों होते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट हैं जो जेम्स वॉट, उन्हीं के नाम के ऊपर ये रखा गया है। अब जेम्स वॉट याद आया कुछ, क्या किया था जेम्स वॉट ने, स्टीम इंजन दिया था हमें, ठीक है ना। तो उन्हीं को क्या करने के लिए, ऑनर करने के लिए पावर की जो यूनिट्स हैं वो भी हमने वॉट रखे हुए हैं, हमने नहीं मतलब फिजिक्स में रखे हुए हैं, फिजिक्स में पावर के यूनिट वॉट होते हैं, ठीक है। अब देखो, वॉट इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि एनर्जी के भी यूनिट जूल होते हैं और वर्क डन के भी यूनिट भी जूल होते हैं, अपॉन टाइम, टाइम सेकंड आ गया।
अब हम कब बोलेंगे कि 1 वॉट का पावर हो रहा है, जब 1 जूल की एनर्जी लगेगी 1 सेकंड में, तब हम बोलेंगे कि 1 वॉट की पावर लग रही है। ठीक है, अब है आगे हॉर्स पावर। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, देखते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस इसमें ये लर्न करने वाली पावर्स हैं, कुछ पूछ सकते हैं वो। दिस इज़ द अनदर यूनिट ऑफ पावर। ये भी पावर के ही यूनिट होते हैं, हॉर्स पावर। और किसके इक्वल होता है? 1 हॉर्स पावर जो है वो इक्वल होता है 746 वॉट के। 1 हॉर्स पावर जो है वो 0.75 किलो वॉट के इक्वल भी होता है। 1 वॉट और 3600 जूल्स के इक्वल होता है। बैटरीज वगैरह में लिखा रहता है ये। ठीक है, 1 किलो वॉट और इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ठीक है, तो अगर इतनी पावर लगेगी तब हम बोलेंगे कि ये किसके इक्वल है? 1 किलो वॉट और के इक्वल है। नेक्स्ट है वोल्टेज। वोल्टेज क्या होती है? डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू प्लेसेस इन अ सर्किट। सर्किट के बीच में, ठीक है ना, सर्किट के बीच में जो 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होते हैं उनके बीच के डिफरेंस को हम वोल्टेज बोलते हैं। वोल्टेज को V से रिप्रेजेंट करते हैं। और वोल्टेज जो है वो क्या करता है? करंट को बढ़ाता है। ठीक है, जैसे हम घरों में क्या लगाया होता है? वोल्ट मीटर लगाया होता है। क्या करता है वो? करंट को बढ़ा देता है, बढ़ाता है ना करंट को। बोलते हैं वोल्टेज को पुश करो ताकि वोल्टेज ज़्यादा हो जाए। वोल्टेज ज़्यादा होगी तो करंट ज़्यादा होगा। ठीक है, वोल्टेज का दूसरा नाम पोटेंशियल डिफरेंस भी है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि 2 पॉइंट्स में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में जो 2 पॉइंट्स हैं उनके बीच का अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें क्या है? 2 पॉइंट्स हैं, हमने इन दोनों पॉइंट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? क्या बोलेंगे हम कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। कि यहाँ पर क्या पड़ा है? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, इसको यहाँ पर ले जाने के लिए जो वर्क डन होगा वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। जो ऐसे यूनिट होते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के, वो वोल्ट होते हैं। ठीक है, और वोल्ट को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। W मतलब वर्क डन हो रहा है, और Q चार्ज को लेकर जाना है, हमें चार्ज को लेकर जाने के लिए वर्क डन हो रहा है ना। तो यहीं से हमने निकाला, तो W जो है वो किसके इक्वल आ गया? V Q के। अब W का यहाँ से एक और फार्मूला बन सकता है, W इज इक्वल टू V। अब Q हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ये देखो यहाँ पे होगा, स्टार्ट में पढ़ा था ना हमने, ये देखो कि I जो है वो Q अपॉन T के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम निकालें अगर, तो Q किसके इक्वल आएगा? Q आएगा I T के इक्वल, राइट। तो यही वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करें, Q इज इक्वल टू आई टी यहाँ पे। ठीक है, तो V Q की जगह हमने आई टी पुट कर दिया, तो ये भी फार्मूला बन जाता है वर्क डन का। अब 1 वोल्ट कब बोलेंगे हम? जब 1 जूल की एनर्जी लग रही होगी 1 कूलम चार्ज को ले जाने में। ठीक है, तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। अच्छा, वोल्ट का एक और हम लिख सकते हैं, मतलब वोल्टेज के एक और यूनिट्स हम लिख सकते हैं यहाँ से, जूल कूलम इनवर्स। ये भी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस के ही यूनिट्स हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अब आने वाली वीडियो में हम इसके रिलेटेड जो भी MCQs हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो सब हम करेंगे। और जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स अगर बीच में कुछ रह गए होंगे तो वो भी हम MCQs में ही कवर कर लेंगे। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।